दोस्तों, अब जैसे जैसे अमू की कहानी आगे बढ़ती जा रही है, अध्याय लंबे और लंबे होते जा रहे हैं। कुछ श्रोताओं की मांग है कि रिकॉर्डिंग इतनी लंबी ना हो। कई बार समयाभाव हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो एक बार में वे इतने लंबे रिकॉर्डिंग नहीं सुन पा रहे हैं। अतः मैंने निश्चय किया है कि आगे से जो भी लंबे अध्याय होंगे, उन्हें मैं टुकड़ों में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हूँ अध्याय 9, जिसका शीर्षक है बीड़ी। इसे मैं 2 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आपके सामने प्रस्तुत है बीड़ी पार्ट 1। अमू को भी बीड़ी पीने की लत लग ही गई। उत्तराखंड के ग्राम्य जीवन में धूम्रपान एवं मद्यपान करना ऐसे ही है जैसे 3 समय भोजन करना। जहाँ तक महिलाओं की बात है, उनकी संख्या ना के बराबर है। दादी को तो उसने बीड़ी पीते देखा नहीं, और माँ की हम उम्र महिलाएं इस शौक से दूर ही रहती हैं, किंतु उसकी रिश्ते की दादी पीती हैं। कभी कभी वे अम्मू से बीड़ी माचिस मंगवाती भी हैं, और उसकी ताई और बुआ को भी बीड़ी पीने की आदत है, हालांकि वे छुपकर पीती हैं। यही गिनती की औरतें हैं जिन्हें उसने धूम्रपान करते देखा है। जहाँ तक पुरुषों की बात है, उसे अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो बीड़ी सिगरेट न पीता हो। ऐसे वातावरण में बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करना स्वाभाविक है। अमू के पापा सिगरेट पीते हैं। माँ उन्हें अमू के सामने पीने से मना करती है, और वे कोशिश भी करते हैं कि ना पिए, किंतु कई बार भूल जाते हैं। उनके घर में हुक्का भी है। दादी ने बताया है उसके दादाजी हुक्का पीते थे। संक्षेप में, उत्तराखंड के गांव में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से ही ऑक्सीजन के साथ साथ बीड़ी सिगरेट का धुआं भी अपने फेफड़ों में भरता है। अमू के दोस्त कन्नू, भक्ति भी अपवाद नहीं है। उन्होंने भी बड़ों की देखा देखी बीड़ी पीना आरंभ किया, और अब अमू भी उनकी जमात में शामिल हो गया है। इन्हीं दोस्तों ने एक दिन बीड़ी उसे भी पेश की। पहले तो डरा, नहीं नहीं, बीड़ी पीना ठीक नहीं है। अरे यार, क्या बड़े नहीं पीते हैं? क्या तेरे पापा नहीं पीते हैं? तर्क में दम था, फिर भी हिम्मत नहीं हुई। अगर माँ पापा को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? उनके सामने थोड़े ही ना पीनी है, अकेले में छुपकर या हमारे साथ पी। भक्ति बीड़ी का लंबा कश लेते हुए बोला था। होठों को गोल करके धुआं बाहर निकालता है तो गोल गोल छल्ले बनते हैं। कई दिनों से अमू उनको बीड़ी पीते देख रहा है। मना भी किया, लेकिन मानता कौन है, बल्कि उसे भी पीने के लिए उकसाने लगे। एक दिन भक्ति से इसी बात पर मारपीट होते होते बची थी। हुआ यूं कि भक्ति ने बीड़ी का कश लिया और कहा कि आंखों से धुआं निकालेगा। इधर अमू उसकी आंखों की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उधर भक्ति ने चुपके से जलती बीड़ी उसके हाथ से छू दी। अमू जलन से बिलबिला उठा। दोस्त हंसने लगे। झपटकर भक्ति का गिरेबान पकड़कर एक जमाने ही वाला था कि कन्नू, संजू बीच में कूद पड़े। अरे यार, वो मजाक कर रहा था, गुस्सा मत हो। ये भी कोई मजाक है? देख, मेरा हाथ जल गया। गुस्से से अमू तमतमा उठा था। खैर, किसी तरह मामला शांत हुआ। तब से धीरे धीरे कुछ दोस्तों की बातों में आकर, कुछ स्वयं की लालसा से अमू को भी बीड़ी पीने का चस्का लग गया है। इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि घर के किसी सदस्य को खबर न हो। बीड़ी माचिस ऐसी जगह छुपा कर रखता है कि कोई ढूंढ न पाए। भूल कर भी स्कूल के बैग में या पैंट कमीज की जेबों में नहीं रखता है। धूम्रपान के पश्चात अच्छी तरह से कुल्ला करता है, टॉफी खा लेता है ताकि बदबू न आए। पहले दोस्तों के साथ पीता था, अब अकेले भी सुट्टा लगाने लगा है। घर से किसी बहाने से निकलेगा, ज्यादातर पाखाना जाने के बहाने। अपनी गोपनीय जगह से बीड़ी माचिस लेगा और हगते समय बीड़ी पिएगा। उस समय जिस आनंद की अनुभूति होती है वह अलौकिक है। आंखें बंद करके उकड़ू बैठे धीरे धीरे बीड़ी के कश लेना, नाक से धुआं छोड़ना, धुएं के छल्ले बनाने का प्रयास करना। हालांकि अभी तक इस कला में निपुण नहीं हो पाया है। माँ कई बार टोक चुकी है,
वह आजकल इतनी बार क्यों पाखाना जाता है? क्या पेट खराब है? पापा से दवाई मंगा ले वगैरह। बस किसी तरह माँ को बातों में घुमाकर शांत कर देता है। लेकिन चूंकि बीड़ी माचिस मुफ्त में नहीं मिलती है और मित्रों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, उसने एक जुगाड़ कर लिया है। माँ पूजा के बाद 50 पैसे 1 रुपया भगवान के आले में रखती है। मौका मिलता ही आले से पैसे चुरा लेता है और स्कूल जाते हुए रास्ते में एक दुकान से कोटा खरीद लेता है। माँ जान गई है कि भगवान के आले में रखे पैसे गायब हो रहे हैं, किंतु अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि चोर कौन है। एक दो बार उससे पूछा भी, लेकिन साफ मुकर गया। और शक्ल भी इतनी मासूम है कि माँ कल्पना भी नहीं कर पाती है कि वह चोरी करेगा। ऐसे ही अब तक चला आ रहा है। आत्मग्लानि का बोध उसे अब तक नहीं हुआ है। आजकल धान की कटाई मंडाई हो रही है। लोग सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाते हैं। उस समय अंधेरा होता है। लालटेन और टॉर्च की रोशनी में जाना पड़ता है। बाघ का भी डर रहता है, न जाने कहाँ घात लगाए बैठा हो। कटाई और मंडाई साथ साथ होती है। पहले धान को काटा जाता है, फिर खेत के बीच में तिरपाल बिछाकर ढेरी लगाई जाती है। एक के ऊपर एक धान के पूले इस प्रकार रखे जाते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ ढेर पिरामिड नुमा आकार लेने लगता है। ढेर को ऊपर से ढक दिया जाता है। जब सारा धान काट लिया जाता है तो मंडाई आरंभ होती है। मंडाई का काम खेतों में होता है। एक बड़ा सा तिरपाल बिछा दिया जाता है और धान के पूलों को पैरों से मांडा जाता है। काम बहुत थकाऊ होता है। दिन चढ़ने के साथ सूरज की किरणें प्रखर होती जाती हैं और खाल जलाने लगती हैं। शायद यही कारण है कि पहाड़ों में आज भी मंडाई का काम मुंह अंधेरे शुरू हो जाता है, ताकि धूप से बचा जा सके। माँ अपनी सहेलियों के साथ तड़के मंडाई करने चली गई है। अमू नियमित समय पर उठ गया है। दादी माँ और अन्य महिलाओं के लिए कल्यो अर्थात नाश्ता बना रही है। पापा भी उठकर दुकान जाने का जतन कर रहे हैं। और दिन पापा दुकान जाते हुए स्वयं नाश्ता पकड़ा जाते थे। आज अमू की छुट्टी है, इसलिए ये काम उसे सौंपा गया है। अमू की हालांकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं है जाने की। खेत पर पहुंचकर केवल नाश्ता दे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि कई अन्य छोटे मोटे काम भी करने पड़ेंगे। अमू ये दे दे, अमू वो कर दे, अमू पानी पिला, अमू बीड़ी का बंडल लिया, जैसे काम उसका पीछा नहीं छोड़ते। जाते हुए रास्ते में यार दोस्त मिले, जो उसकी तरह एक हाथ में नाश्ते की पोटली और दूसरे में चाय की केतली या थर्मस लिए हैं। खेतों में हल लगाना हो, गुड़ाई निराई करनी हो, गेहूं काटना हो या धान मांडना हो, सभी कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। एक मेला सा लगा रहता है। काम करते करते एक दूसरे से बतियाना, हंसी ठट्ठा करना, सुख दुख की बातें करना, चारों ओर हो हल्ला शोरो गुबार रहता है। माँ कल्यो, अमू पुकार रहा है। अच्छा, पहले पानी पिलाओ, पहले पानी पिला लो, एक और काम, अमू झुंझलाया। एक एक कर सभी को हाथ धुलाने और पानी पिलाने के पश्चात अमू ने खाने की पोटली खोली। दादी ने आलू प्याज की सब्जी और कोदो की रोटी बनाई है, साथ में अचार। माँ सबको नाश्ता दे रही है। कांता चाची को बीड़ी पीने की आदत है, लेकिन साथ लाई है इसलिए अमू को नहीं कहा। तिरपाल पर धान का ढेर लगा है। इतना ज्यादा मांड दिया? माँ, कितने बजे पहुंच गए थे? टाइम किसने देखा? बज रहा होगा कोई 3-4। माँ अंदाज से बता रही है। ओह, अमू पास जाकर निरीक्षण कर रहा है। खेत पर ऐसे समय सावधानी से चलना फिरना होता है। कटे हुए धान के डंठल पैरों में चुभने का खतरा रहता है। अमू भी धान का एक गट्ठर पैरों से मसल रहा है। ध्यान से, पैरों में न चुभ जाए, माँ सचेत कर रही है। आसपास के खेतों में भी लोग काम पर लगे हैं। भक्ति के पिताजी भी आए हैं। पूरा परिवार काम में जुटा है। नाश्ता करके थोड़ा सुस्ताने के बाद माँ और सहेलियां फिर से धान मांडने लगी हैं। सूर्य भगवान पूर्व दिशा से उदित होकर अपने मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। अभी भी बहुत काम बाकी है। अमू भी पूरे जोरों शोर से काम में लगा है। महिलाएं काम के साथ साथ बातें भी कर रही हैं। मेरी सासू बताती हैं, जब वे ब्याह के बाद ससुराल पहुंची
तो पाया कि घर में अनाज के कोने अर्थात भंडार खाली हैं। उनकी सास हमेशा बीमार रहती थी और खेत बंजर। एक तरफ जहां मायके में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते थे, वहीं दूसरी ओर ससुराल में अन्न का एक दाना नहीं। शादी के कुछ दिन बाद जब द्वार पेंडा अर्थात नवी नवी नवेली दुल्हन का शादी के बाद पहली बार मायके का फेरा करना के लिए गई, तो माँ को रोते रोते बताया, किंतु माँ बेचारी सांत्वना देने के सिवाय क्या कर सकती थी। कांता चाची अपनी सास की कथा सुना रही है, अन्य महिलाएं बीच में हाँ हूं करते हुए कहानी भी सुन रही हैं और पैर भी चला रही हैं। तभी उनके पिताजी वहां पहुंचे। बेटी को रोते देखा तो पूछने लगे, क्यों रो रही है बेटी? पिताजी, मेरी ससुराल में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, सास बीमार रहती है, खेत बंजर पड़े हैं, मैं क्या करूं? कहते हुए फिर रोने लगी। बस इतनी सी बात? उनके पिताजी बोले, इसमें रोने की क्या बात है? तू किसी भी पत्थर पर बीज बो देना और फिर देख कितना अनाज पैदा होता है। फिर आदत से मजबूर अमू पूछ रहा है। लो, अमू को भी हमारी बातों में रस आने लगा। कहते ही आशाताई खिचखिच हंसने लगी। बस मेरी सास ने अपने पिता की बात गांठ बांध ली और ससुराल पहुंचकर एक एक कर सारे खेत खोद डाले। कुछ ही समय में वह न केवल अपना बल्कि गांव के कई परिवारों का पेट भरने लगी। कांता चाची ने बात पूरी की। बात तो सही है, इसकी दादी भी तेरी सास की तारीफ करती हैं, कहती हैं उन जैसी मेहनती और ईमानदार महिलाएं बहुत कम हैं। माँ ने कांता चाची की बात का समर्थन किया। और देखो ना, जब मेरी सास की शादी हुई तो केवल 15 बरस की थी। कितनी समझ होती है इस उम्र में। लेकिन जिस गहराई से पिताजी ने कहा और जिस तरह से वे समझी, वो क्या सबके बस की बात है? हम होते तो सिर खुजा रहे होते कि पिताजी ने ये क्या कहा, क्यों कहा। कांता चाची अपनी सास की तारीफ करते नहीं अघा रही है। लोग पुराने लोग बेशक पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान बहुत होता था। माँ ने बात का समर्थन किया। मेरी सास भी एक किस्सा सुनाती हैं। उनके जमाने में तो सास का बहुत डर होता था। मुर्गे की बांग से पहले काम करने निकल जाते थे, खाना साथ बांध कर ले जाते थे, काम के बीच में जब मौका मिलता खा लेते थे। एक बार खेतों में काम करते हुए थकान होने लगती है, कई बार खेतों में काम करते हुए थकान होने लगती है, इंसान ऊबने लगता है और भूख भी लगने लगती है। थकान और भूख दोनों से बचने के लिए एक बड़ी बूढ़ी ने उपाय बताया था। सुनकर तुम लोग हंसोगी। बता तो, हंसेंगे क्यों? हम भी उस अपना उपाय को अपना लेंगे। कांता चाची सच में हंस पड़ी। अमू के कान उधर ही हैं। उपाय ये था कि जब गुड़ाई करते हुए थकान और भूख लगती तो रोटी का एक टुकड़ा खाते और बाकी हिस्सा आगे फेंक देते। काम करते करते उस टुकड़े तक पहुंचते, फिर एक टुकड़ा तोड़कर बचा हिस्सा आगे फेंक देते। इस प्रकार काम भी हो जाता था और नाश्ता भी। माँ चुप हो गई है। बाकी सब भी चुप हैं, जैसे मन ही मन माँ की बात गुन रही हो। बेशक उनकी माँओं सासों का समय अधिक कठिनाई भरा था, उन्हें अधिक कष्ट था, उन पर अधिक पाबंदियां थी। आजकल की बहुओं बेटियों की जिंदगी अपेक्षाकृत आसान है। काम तो है लेकिन आराम भी है। इच्छा है तो करो, नहीं तो घर पर रहो। आजकल की सासें बहुओं को इतना तंग नहीं करती हैं। अमू डंडे के सहारे खड़ा होकर धान मांड रहा है और कहानी सुन रहा है। अच्छा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी माँ ने बताया था। सावित्री भाभी के पांव रुक गए हैं। सावित्री भाभी उम्र में माँ से बड़ी है, किंतु गांव के रिश्ते में माँ उसकी चचिया सास लगती है। वैसे दोनों में सास बहू का कम और सहेली का रिश्ता अधिक है। माँ बताती है कि उनकी एक दगड़िया सहेली थी। उसकी सास उसे तंग करती थी, खाना नहीं देना, नहाने नहीं देना, मारना पीटना। बेचारी बहुत दुखी थी। वे सब एक साथ काम करती थी, खेत हो या घास काटना हो या जंगल से लकड़ी लाना। सुबह सवेरे जब घना अंधेरा होता था, जब पौ भी नहीं फटती थी और आसमान में तारे चमक रहे होते थे, वे काम पर निकल जाती थी।
खाने के लिए रात की बासी रोटी सब्जी बांध लेती थी। उस दिन भी अंधेरा छटने से पहले ही 3-4 सहेलियां एक दूसरे को आवाज देती जगाती हुई जंगल को चल पड़ी। यह सहेली भी झटपट उठी, अंधेरे में ही रात में पकाकर चूल्हे पर रखी रोटी चादर में लपेटी और निकल गई। लकड़ी काटने के पश्चात सभी अपनी अपनी पोटलियां खोलने लगे। सहेली ने भी अपनी चादर खोली तो रोटी की जगह तवा था। बेचारी जल्दी जल्दी में अंधेरे में रोटी के बदले तवा लपेट लाई थी। सावित्री भाभी चुप हो गई है। एक अजीब सी शांति वातावरण में पसर गई है। अमू भी, जो 2 क्षण भी चुप नहीं रह सकता, मुंह बंद किए दोनों हाथों से डंडा थामे कमर को झुकाए पैर चला रहा है। वह भी शायद उन किस्सों और किस्सों के पात्रों के बारे में ही सोच रहा है। कैसा कठोर जीवन, कितनी कठिन यात्रा। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जो कभी नहीं कहे जाएंगे, कभी नहीं सुने जाएंगे। किंतु कहानियों का पिटारा अभी खाली नहीं हुआ है। एक और बात बताती हूँ। माँ नया किस्सा सुनाने लगी है। जैसा कि सावित्री ने कहा, सभी सहेलियां एक साथ काम करती थी, जैसे हम करती हैं। सहेलियां सुबह सुबह एक दूसरे को आवाज देकर जगाती और एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होकर आगे की यात्रा प्रारंभ करती, चाहे घास काटने जाना हो या लकड़ी काटने या खेती का काम करने। ऐसे ही एक सुबह मेरी सास को लगा जैसे उनकी सहेली ने उन्हें पुकारा। उस दिन उन्हें घास काटने जाना था। आवाज कानों में पड़ते ही वे उठी, दरांती उठाई, चादर ली और निकल गई। जिस स्थान पर उन्हें इकट्ठा होना था वहां पर कोई नहीं दिखा। वे समझी कि सहेलियां आगे चली गई होंगी। चांदनी रात थी, उसकी रोशनी में वे चलती गईं, किंतु सहेलियों का कोई अता पता नहीं। बहुत देर तक वे इसी प्रकार चलती रहीं, लेकिन कोई सहेली नहीं मिली। अब उन्हें घबराहट होने लगी। जब लगा कि सहेलियां नहीं मिलेंगी तो वापस घर को लौटने लगी। घर तक पहुंच भी गई, किंतु अंधेरा तब भी नहीं छंटा था, सुबह तब भी नहीं हुई थी। माँ चुप हो गई है। कितने बजे निकल गई होगी तेरी सास? आधी रात में? सावित्री भाभी पूछ रही है। पता नहीं, उस समय घड़ी कहाँ होती थी। कांता चाची जैसे अपने आप से बात कर रही है। तो मित्रों, यह था इस अध्याय का प्रथम हिस्सा, पार्ट 1। शीघ्र ही आपके सामने इसका दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।